हेलो स्टूडेंट्स। इस विद्युत रसायन चैप्टर जो हमारा चल रहा है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो चैप्टर चल रहा है, इस चैप्टर के मॉड्यूल 3 यानी 3 एपिसोड यानी 3 क्लासेस ऑलरेडी आप तक पहुंच चुकी हैं। तीसरे मॉड्यूल में क्या पढ़ा था आप लोगों ने, जिसमें फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम पर आधारित न्यूमेरिकल सेक्शन था। ओके, फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम पर आधारित। मॉड्यूल नंबर 4 में भी मैंने जो आपके पास नोट्स पहुंचे हैं, उन नोट्स में मैंने आपको न्यूमेरिकल जो भेजे हैं वो अपन मॉड्यूल 3 में नहीं कर पाए थे, मॉड्यूल नंबर 4 में भी ले रहे हैं। और फिर इसके बाद में हम लोग फैराडे के विद्युत अपघटन के द्वितीय नियम पर चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए। तो सवाल आपके पास ऑलमोस्ट आपको टेलीग्राम से मिलने वाले नोट्स पर मिल रहे हैं, राइट। आप इसको देखिए ध्यान से, वही सवाल लिखा दिया है। निम्न के लिए जो नीचे दिया गया है, इसके लिए, इनके लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी, वो विद्युत आवेश उसने क्लियर कहा है कि आप हमें फैराडे में बताइए। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न के ऑक्सीकरण के लिए, जैसे H2O का O2 में ऑक्सीकरण हो रहा है, ये FeO का Fe2O3 में ऑक्सीकरण हो रहा है, लेकिन अगर 1 मोल H2O लिया जाए और उसे O2 में बदला जाए तो इस ऑक्सीकरण के लिए कितने कूलाम, यानी वही विद्युत आवेश लेकिन कूलाम में पूछा गया है। ऐसी FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकरण अगर कराना है तो कितने विद्युत आवेश की कूलाम में आवश्यकता होगी। ठीक है, सवाल को पहले करने से पहले समझिएगा। आपको यह मालूम है, विद्युत अपघटन वाली प्रक्रिया को अपन ने पिछले मॉड्यूल नंबर 2 में समझाया था। ठीक है, मॉड्यूल नंबर 1 में भी उसकी थोड़ी जानकारी मैंने आप लोगों को दी थी। ठीक, उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल हमने मॉड्यूल नंबर 3 में भी आपको पहुंचाए हैं। अब इस सवाल को समझें, पहले सवाल को क्या समझें। ये जो कैल्शियम क्लोराइड है, गलित मतलब पिघला हुआ, वैसे भी मालूम है। अगर मैं कह देता ठोस CaCl2 तो आप कहते हो सर ये विद्युत का चालक नहीं है, क्योंकि ये ठोस अवस्था में तो विद्युत के चालक होते ही नहीं है, धातुएं होती हैं केवल। जो विद्युत अपघट्य पदार्थ होते हैं वो या तो पिघली अवस्था में यानी गलित अवस्था में, या जल में डालने के बाद, जिसको अपन कहते हैं जलीय अवस्था में ही विद्युत के चालक होते हैं। इज दैट क्लियर। Al2O3 पिघला हुआ मतलब वही गलित। तो इमेजिन करिए, पहले सवाल की तरफ अगर मैं आपको ले चलूं, गलित CaCl2 से 20 ग्राम कैल्शियम हमें प्राप्त करना है, राइट। कैल्शियम प्राप्त करना है, इसका मतलब कैल्शियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराना है। यहां तक बात ठीक है। अगर कैल्शियम क्लोराइड का विद्युत अपघटन कराया जाता है बेटा, तो कैल्शियम कौन से इलेक्ट्रोड पर जमा होगा, तो आपका जवाब होना चाहिए कि कैल्शियम जमा तब होगा जब इस कैल्शियम क्लोराइड के जो कैल्शियम आयन है, कौन बेटा, कैल्शियम आयन Ca2 धनायन, कैल्शियम जो आयन है वो कैल्शियम आयन किस इलेक्ट्रोड की तरफ, कि सर कैथोड की तरफ। ये हल कर रहे हैं बेटा हम लोग, ठीक है ना, कैथोड पर। और हमें मालूम है, जैसा कि आप जानते कि कैथोड पर कौन सी क्रिया होगी, दिखाई दे रहा है बोर्ड पर जो मैंने बनाया हुआ है, ठीक है ना, थोड़ा मैं इधर लिख रहा हूं इसलिए ध्यान रखना। कैथोड पर हमेशा बेटा अपचयन होगा कि नहीं। अपचयन किस प्रक्रिया को कहते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं। ठीक है, तो रिएक्शन क्या होगी, Ca2 धनायन, यानी अब समझो, देखिए सवाल करना और उसे व्यवहारिक रूप से समझकर करना, दोनों में फर्क है। एक होता है रटा हुआ फटाफट सवाल कर दो, एक अलग चीज है, लेकिन हम व्यवहारिक समझे। कैल्शियम क्लोराइड को उस पात्र में भर दिया गया, 2 इलेक्ट्रोड लगा गए, विद्युत प्रवाहित की गई, आयन गमन कर रहे हैं। आयनों के गमन में हमको कैल्शियम आयन के गमन से कैल्शियम को जमा कराना है, वो भी कितने ग्राम, क्लियर दिया उसने 20 ग्राम। इज दैट क्लियर। तो कैल्शियम आयन प्लस, अब 2 धनावेश है तो 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहां रख दिए, एरो के बाद Ca। ये रिएक्शन उस विद्युत अपघटन में, गलित कैल्शियम क्लोराइड के विद्युत अपघटन में ये वाली रासायनिक क्रिया हो रही है। ठीक है। अब इस रिएक्शन को आपको पढ़ना जानते हैं, रस समीकरण में थी, आपको पढ़ा है 11वीं क्लास के पहले चैप्टर में पढ़ा है, और मैं यहां भी बता रहा हूं। इस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया, यहां संतुलित है, एक कैल्शियम 2 धनावेश और 2 ऋणावेश मिलकर 0 हो जाता है, इधर 0 है ही है, राइट। तो संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखिएगा। कैल्शियम का 1 मोल, ध्यान से समझना बेटा, कैल्शियम का 1 मोल, और 1 मोल कैल्शियम का मतलब होता है बेटा कितने ग्राम,
40 ग्राम। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान 40 होता है, उसे ग्रामों में प्रदर्शित करेंगे तो वो 40 ग्राम यानी 1 मोल के बराबर होगा। इज दैट क्लियर? तो इस संतुलित रासायनिक अभिक्रिया में 1 मोल कैल्शियम यानी 40 ग्राम कैल्शियम। ओके, कितने विद्युत आवेश, इसको भी अपन मोल में बोलेंगे कि सर 2 मोल इलेक्ट्रॉन। कितना बेटा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन। 2 मोल इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना बनेगा? अगर मैं फैराडे में कूलाम में कहता हूं तो आपका जवाब होगा 2 × 96,500 कूलाम यानी 2 फैराडे। लेकिन 2 फैराडे तो तब 40 ग्राम मुझे जमा कराना होता। सवाल में कितना कहा गया बेटा? 20 ग्राम। समझ में आ रही है बात? 40 ग्राम जमा कराना होता तो 2 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। अब हमें 20 ग्राम की कहा गया, तो 20 ग्राम के लिए, 20 ग्राम कैल्शियम के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी बेटा? तो 40 का अगर 20 आधा है तो इस विद्युत आवेश जो 40 के लिए चाहिए था उसका आधा कर दो, मतलब 1 फैराडे। हमारा आंसर क्या हो गया बेटा? Q बराबर 1 फैराडे, ये हमारा आंसर हो गया। विद्युत आवेश इतनी की आवश्यकता होगी। बात बैठी दिमाग में? आ रही बात समझ में बेटा? अगर मैं यहां कहता 8 ग्राम कैल्शियम जमा कराना है, कितना? 8 ग्राम। 20 ग्राम की जगह 8 ग्राम कहता तो 8 ग्राम 40 का 5वां भाग है। समझ में आ रही बात? 40 ग्राम के लिए फैराडे में 2 फैराडे। 2 फैराडे किसको कहते हैं? 2 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश। कूलाम में इतना होता है। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश को 96,500 कूलाम या 1 फैराडे कहते हैं। जानते हैं अपन, पढ़ रहे थे अपन, 11वीं में भी पढ़ा है। तो बेटा 20 ग्राम के लिए जो कि इसका आधा है, तो आधा मतलब 2 का आधा मतलब 1 फैराडे की जरूरत पड़ेगी। मैंने कहा 8 ग्राम अगर मैं कह देता तो 40 के लिए 2 फैराडे, तो 8 के लिए 8 40 का 5वां भाग है, तो यहां भी 5वां भाग कर देंगे, अर्थात 2/5 फैराडे की आवश्यकता होती अगर सवाल ऐसा किया गया होता। आ रहा है बेटा? ठीक, ये तो हो गया पहला सवाल आपका जो मैंने इधर सॉल्व कर दिया बेटा। ओके, दूसरा सवाल जो मैं यहां लिख रहा हूं, गलित Al2O3 यानी वही इमेजिन बना दी। यहां विद्युत अपघटन प्रक्रिया करानी है, पात्र में एल्यूमिना डाल दिया, Al2O3 को एल्यूमिना कहते हैं हम लोग, पिघलाकर डाल दिया गया, इलेक्ट्रोड लगा दिए गए, एनोड कैथोड विद्युत स्रोत से जोड़ दिया गया। राइट, प्रक्रिया हो रही है। एल्यूमिनियम जमा कराना है, एल्यूमिनियम आयन से एल्यूमिनियम, यानी यही वही बात, क्या? कैथोड वाली बात। तो कैथोड पर, ये दूसरे वाले सवाल को सॉल्व कर रहे हैं अपन। कैथोड पर क्या होता है? हमेशा अपचयन होता है, ये जानते हैं अपन। ओके, अपचयन होता है। ओके, और रिएक्शन क्या होगी कि सर Al2O3 का जो एल्यूमिनियम आयन है, Al 3 धन आयन है, आवेश की दृष्टि से 3 इलेक्ट्रॉन मतलब 3, ये लिख दिया मैंने Al। ओके, अब इस रिएक्शन को पढ़िएगा। इस रिएक्शन को पढ़ने का मतलब इसके आगे 1 मोल लगा है, ये 3 मोल लगा है, 3 का मतलब 3 मोल कहेंगे, इसको 1 मोल कहेंगे। तो एल्यूमिनियम का 1 मोल हो गया बेटा। 1 मोल एल्यूमिनियम का मतलब एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान जिसे आपको ग्रामों में प्रदर्शित करना है, तो वो कितना हो गया बेटा? 27 ग्राम। ओके, जानते हैं ना अपन, एल्यूमिनियम का परमाणु द्रव्यमान 27 होता है। राइट, तब 3 × 3 फैराडे। मैं अब शॉर्ट कर देता हूं बेटा, समझ में आ रही बात? ये अभिक्रिया की रसमीकरण मिति कहती कि 3 फैराडे, 3 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 3 × 96,500 कूलम यानी 3 फैराडे। राइट, कोई प्रॉब्लम? तो 3 फैराडे जरूरत पड़ेगी, लेकिन कितने ग्राम के जमा कराने के लिए? 27 को हमको कितना जमा कराना है? 40 ग्राम के लिए। मतलब मैंने अगर यहां 40 लिखा, ये हो गई हमारी प्रथम स्थिति, फर्स्ट स्थिति, जो हमें अभिक्रिया की रसमीकरण मिति के मुताबिक है। सेकंड स्थिति का मतलब मुझे 40 ग्राम जमा कराना है बेटा, 40 ग्राम। ये नोट इसलिए करना है क्योंकि आपके नोट्स में ये मैंने करने के लिए कहा गया, और यहां मैंने लगा दिया क्वेश्चन मार्क, ये क्वेश्चन मार्क लगा है बेटा। तो 40 ग्राम जमा कराने के लिए कितने की जरूरत पड़ेगी? ये आपकी होगी सेकंड स्थिति। सेकंड स्थिति, पहली स्थिति का मतलब अभिक्रिया की रस समीकरण मिति, और दूसरी स्थिति का मतलब हमसे जो पूछा गया है वो। तो सीधी सी बात है, आप बेटा इतना तो जानते हैं। अगर मैं थोड़ा और नीचे लिखूं, दूसरा सवाल भी लिखा है यहां पर, इसलिए ध्यान से सुनिएगा। चूंकि तो क्या कहेंगे अपन कि 27 ग्राम एल्यूमिनियम निक्षेपित या जमा कराने के लिए आवश्यक विद्युत आवेश बराबर 27 ग्राम के लिए 3 फैराडे। फैराडे में पूछा गया इसलिए फैराडे में लिख रहा हूं। आवश्यक विद्युत आवेश, आवश्यक विद्युत आवेश। ओके स्टूडेंट, नोट भी करिएगा। इसीलिए 40 ग्राम के लिए या जितने ग्राम के लिए वो पूछता बेटा, ठीक है ना। 40 ग्राम एल्यूमिनियम को निक्षेपित कराने के लिए तो 3/27 × 40। ओके, हो जाएगा 40 या 120, 120 में 27 का भाग दीजिए, 120/27 जो भी आएगा बेटा, जो भी आएगा वो फैराडे में इतने विद्युत आवेश की आवश्यकता है, भाग दे दीजिए।
120 में 27 का भाग दे दीजिए, फैराडे में इतनी विद्युत आवेश की आवश्यकता हो। ठीक है, आगे चले, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, छोटे सवाल थे, सरल सवाल थे, थोड़ा सा ट्रिक्स मुझे बताता, ट्रिक्स का मतलब थोड़ा सा बेस बताना था, समझ में आ गया। फटाफट स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए अभी बना रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल तो मैं इसका यहां करा देता हूं। इसका पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन पूछा गया है 1 मोल H2O, प्रश्न है कि निम्न के ऑक्सीकरण के लिए, यानी यहां ऑक्सीकरण वाली क्रिया होगी। ऑक्सीकरण क्रिया क्या होती है? जिसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे जाते हैं, राइट। कितने विद्युत आवेश, जो किसमें बताना है, कूलाम में आवश्यकता होगी। 1 मोल H2O को सॉरी 1 मोल H2O को O2 में ऑक्सीकृत करना है, तो संबंधित अवक्रिया लिखते हैं। ऑक्सीकरण क्रिया एनोड पर होती है, अगर आप चाहो तो वो सारी बात लिख सकते हैं, एनोड पर ऑक्सीकरण, ऐसा कर सकते हैं। अगर रिएक्शन ही डायरेक्ट लिखनी है अपन को इस सवाल को सॉल्व करने के लिए, तो मैं लिखूंगा H2O, एरो के बाद लिख दूंगा O2। ठीक है, अगर मुझे इस रिएक्शन को H2O को O2 में, ये तो सवाल में कह रहा है H2O को O2 में, लेकिन H2O का 1 मोल क्या? सर 1 मोल ही है, ये है 1 मोल। अब 1 मोल में एक परमाणु ऑक्सीजन का दिख रहा है, मतलब एक ऑक्सीजन है, ठीक है ना, एक परमाणु ना बोलते हुए मैं कहूंगा एक ऑक्सीजन दिख रहा है, राइट। तो संतुलित करने के लिए यहां 1/2 लगा देता हूं मैं, ठीक है, क्योंकि 1/2 O2 में 1 O बनेगा हमारा, 1 मोल ऑक्सीजन बनेगा, राइट। अब बैलेंस हो गई हमारी। अब इस O पर कितने आवेश हैं? अगर आप पूरी रिएक्शन ही बैलेंस कर रहे हो तो पूरी रिएक्शन कैसे बैलेंस होगी, अगर पूरी करना ही चाहते हो तो, ठीक है ना। वैसे इतने शॉर्ट से निकल आएगा हमारा, पहले मैं आपको शॉर्ट से बता रहा हूं। वो शॉर्ट क्या है? O का ऑक्सीकरण निकाला जाएगा, व्यक्तिगत आवेश निकाला जाएगा, वो होता है -2, क्योंकि प्रति H का +1, दूसरे H का +1, तो O का -2, और ये O2 में O का ऑक्सीकरण होगा 0, ठीक है। तो -2 वाला 0 में बदल रहा है, मतलब -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन यहां त्यागे जा रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन के आगे 2, -2 से ये 0 बदल रहा है, इसका मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन त्यागे जा रहे हैं, राइट। तो 1 मोल H2O से 2 मोल इलेक्ट्रॉन, 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब ये, अगर मैं गोला लगा दूं कि 1 मोल H2O है, राइट। अब क्रिया के मुताबिक भी H2O 1 मोल ही है, तो 1 मोल के लिए विद्युत आवेश कितना बना कि सर 2 × 96,500 कूलाम। कूलाम में पूछा गया बेटा, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 × 96,500 कूलाम, राइट। कि एक तो ये हो गई शॉर्ट, कि सर पूरी रिएक्शन लिखते तो क्या होता, कुछ नहीं होता, हाइड्रोजन को बैलेंस करते। हाइड्रोजन को कैसे बैलेंस करेंगे? तो आप देख रहे हो कि ये रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन परमाणु O, मतलब ऑक्सीजन तत्व की दृष्टि से संतुलित है, एक ऑक्सीजन, क्योंकि 1/2 लगा है ना, इसलिए 1 हो जाएगा, राइट। लेकिन हाइड्रोजन की दृष्टि से संतुलित नहीं है, और ना आवेश की दृष्टि से संतुलित है, क्योंकि इसका कुल आवेश हो गया 0, पूरा आवेश H2 का कुल आवेश 0, लेकिन इधर इसका 0 आवेश हो गया, ये 2 नेगेटिव है, इसका मतलब इधर ऋण आवेश है। तो अपन क्या करेंगे, हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए इस साइड में क्या करेंगे, H धनायन जोड़ देंगे। कितने? 2। नहीं समझे आप? 2 H धनायन जोड़ देंगे, तो अब ये संतुलित पूरी रिएक्शन हो गई। सवाल को सॉल्व करना संतुलित के लिए आवश्यक नहीं था, पर चाहे तो कर सकते हैं। हमको टू द पॉइंट अगर आंसर निकालना था तो आप कह सकते हैं 2 × 96,500 कूलम। 11वीं क्लास में ऑक्सीकरण अपचयन वाले चैप्टर में 2 विधियां थी, आपको याद आ जाए तो, ठीक है ना। 2 विधियां थी, एक कौन सी थी, ऑक्सीकरण अंक विधि के द्वारा संतुलित करना, और एक थी आयन इलेक्ट्रॉन विधि के द्वारा संतुलित करना, ठीक है ना। अर्ध अवक्रिया बनाकर संतुलित करना, इस तरह की अवक्रियाएं थी संतुलित करना वाली। फिर भी मैंने आपको तरीका बता दिया है, तो ये तो बात हो गई। चलिए मैं जब ऊपर का मटेरियल हटाऊंगा बेटा, ठीक है, मेरा अंदाजा कितनी देर में आपने नोट या स्क्रीनशॉट जो लेना है वो हो गया होगा। ऊपर का जब मटेरियल हटाऊंगा तब मैं इस सवाल को, दूसरा जो सवाल है ना, 1 मोल FeO को Fe2O3 में ऑक्सीकरण कराने के लिए, तो वो अपन तब कंप्लीट करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं अपन यहां। चलिए दूसरा जो सवाल है बेटा हमारा, दूसरा जो सवाल है, 1 मोल H2O, 1 मोल FeO को Fe2O3 में, FeO को दूसरा नंबर 2 डाल दिया मैंने, ये आप इसे नोट भी करेंगे। FeO को Fe2O3 में, Fe2O3 में 1 मोल का मतलब FeO के आगे ये 1 लगा है, ठीक है ना, 1 है ये। तो इसका मतलब अगर पूरी रिएक्शन मुझसे संतुलित करवाओगे पहले शॉर्ट समझ लें, जैसे यहां किया था मैंने आंसर बताने के लिए। आप इसमें Fe का ऑक्सीकरण अगर देखेंगे तो वो ऑक्सीकरण कितना है बेटा, +2 है, O का -2, और इसमें Fe का ऑक्सीकरण देखेंगे तो वो कितना आएगा, +3। बात समझे? तो +2 वाला +3 का मतलब है यहां 1 मोल इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हटेंगे तब धनावेश बढ़ेगा, राइट।
तो इलेक्ट्रॉन ई नेगेटिव। अगर संतुलित शॉर्टकट में आपको अपनी बात को आंसर देना है तो आप इतनी अपक्रिया लिख सकते हैं, क्योंकि हमको तो विद्युत आवेश बताना है, संतुलित थोड़ा ना करना है। तो आपका आंसर आ गया Q बराबर इलेक्ट्रॉन, यानी एक इलेक्ट्रॉन +3 तो है ही है, +2 वाला +3 बदल रहा है, तो एक ही तो इलेक्ट्रॉन लगे, एक इलेक्ट्रॉन ही तो ऑक्सीजन, तो एक इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 मोल इलेक्ट्रॉन, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 96,500 कूलम। अगर मैं ये लिखूं तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन, जैसे मैं अगर यहां लिखता तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन, राइट, 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 2 गुणा 96,500 कूलम। ठीक है, तो आंसर तो ये आ गया हमारा, ये हो गया कि नहीं सर? बैलेंस करो। ठीक है, तो बैलेंस करने में क्या है, आपको याद रखना है, यहां 1 मोल रखना है। अब 1 Fe इधर है, 1 मोल में 1 Fe है, लेकिन यहां 2 दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा, 1/2 कर दूंगा, 1 Fe हो जाएगा। अगर पूरी बैलेंस करने की बात आती है तो बेटा, ठीक है ना। और क्या करेंगे अपन, और ये करेंगे, ये ऑक्सीजन कितने हैं हमारे, ये ऑक्सीजन कितने हैं बेटा, ये लिखा था 3, 3 के आगे लगा 1/2, यानी 3/2 प्लस 3/2 O2। बात समझे? 3/2 O2 का मतलब 1.5 O2, 3/2 O2, एक ऑक्सीजन तो हमारे पास ऑलमोस्ट ये थी, ये ऑक्सीजन अगर मैं यहां 1/2 नहीं लगा रहा होता तो 3 ऑक्सीजन थी बेटा। ठीक है, 3 के आगे ये 2 लगाए तो ये 3/2 O2 है इसके अंदर, मतलब 1.5 O2 है। ठीक है, इसको छिपा लो, 3 में 2 का भाग लगाने पर 1.5 मतलब 3/2 O2। एक ऑक्सीजन हमारे पास ये है 1.5, यानी क्या बच्चा, सिर्फ O2 बच्चा, तो आप O2 लगा सकते हैं। बात आ रही दिमाग में? तो आप इस तरह से इस रिएक्शन को अर्ध तरीके से बैलेंस कर सकते हैं। हालांकि अभी भी ये बैलेंस उसकी दृष्टि से नहीं है, किसकी दृष्टि से बेटा, आवेश की दृष्टि से। पूरी बात अगर बैलेंस करने की आई जाती है तो पूरी बैलेंस को समझिएगा, वो अपन क्या बताएंगे। पूरी बैलेंस का आंसर हो चुका है हमारा, आप इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन पूरी बात अगर आ गई तो क्या करते हैं, हमें मालूम है कि ऑक्सीजन को बैलेंस किया जाता है किससे, H2O से। ठीक है, तो अगर मैं यहां समझना ध्यान से, अगर मैं यहां H2O लिखता हूं तो मुझे कितने H2O लगाने पड़ेंगे, 2, क्योंकि 2 ऑक्सीजन ये और 1 ऑक्सीजन ये, तो 3 हो जाएंगे। यहां कितना, 3/2, 3/2 मतलब 1.5। अब 1.5 करना है मुझे, तो 1.5 करने के लिए इस साइड में 1.5 करना है, आप ये समझो 1.5 करना है। ये H2 क्यों जोड़े गए, क्योंकि ऑक्सीजन को बैलेंस जल लगाकर करेंगे हम लोग। ठीक है, और जिस साइड में कमी होगी उधर H- जोड़ देंगे अपन, होगी वो तो H2O के आगे एक ऑक्सीजन, ये एक ऑक्सीजन इधर कितना है, 3/2 बेटा, 3/2। ये 1/2 क्यों लगाया, हमें 1 मोल करना है, राइट। अगर आप 2 लगा देते तो आपको अंततः एक ही क्यों करना पड़ता, क्योंकि सवाल में 1 मोल FeO का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो FeO प्लस H2O, यानी इसका मतलब अपन अगर इस बात को समझने का प्रयास और करें तो अपन कहेंगे, देखो सर 3 ऑक्सीजन 3/2 यानी 1.5 है, यहां कितनी हो रही है, 2, तो मैं क्या कर दूं, 1.5 कैसे बनेगी, 1/2 लगा दूं, हो गया 1 और आधा 1.5, 3/2 का मतलब 1.5 हो गया। अब हाइड्रोजन देखिए, 1/2 H2, 1/2 H2 मतलब 1 H, तो H धनायन के रूप में आप लिख देंगे, H धनायन के रूप में। अब आप देखिएगा, गौर से अगर देखिएगा तो बैलेंस रिएक्शन हो चुकी होगी। 1 Fe, 1/2 Fe2 का मतलब 1 Fe बेटा, ठीक है ना। 3 के आगे 1/2 लगा, 3/2 यानी 1.5 मतलब हो गया आधा ये और 1 ये, 1.5 ऑक्सीजन, राइट। हाइड्रोजन 1/2 H2 का मतलब 1 हाइड्रोजन। आवेश, इधर कोई आवेश नहीं है, कुल आवेश 0, इधर का आवेश, इसका आवेश 0 हो गया, -1 और +1 मिलकर बना देंगे 0। तो पूरी रिएक्शन संतुलित ही हो गई। आंसर हमारा पहले निकल आया था बेटा, 1 मोल इलेक्ट्रॉन मतलब 96,500 कूलम। अगर फैराडे में पूछता तो आप उसका जवाब दे दोगे 1 फैराडे। अगर वो 2 कहता है यहां पर तो इस रिएक्शन का दुगना कर दो, 2 मोल इलेक्ट्रॉन की। 5 कहता तो 5 मोल इलेक्ट्रॉन की, जितना कहता है उसके 1/5 कहता है, 1/5 कहता तो यहां भी 1/5, यानी इसका 96,500/5 कूलम विद्युत आवेश की आवश्यकता हो। आ रही बात समझ में? ठीक। पिछले मॉड्यूल में एक सवाल मैंने आपको लास्ट में किया था, थोड़ा जल्दी बोल दिया था, उसको और दोबारा समझिए। कुछ छात्रों के मोबाइल पर कॉल आने की वजह से वो कह रहे थे कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा समझाना अगले मॉड्यूल में या फिर आगे, ठीक है ना। हालांकि अपन एक और बात बता दूं मैं आपको, आने वाले संडे में, ठीक है ना, आने वाले संडे में अपन पिछला जो चैप्टर हमारा विलियन हो चुका है ना सॉल्यूशन, उसकी लाइव क्लासेस भी लेंगे, क्योंकि संडे में अपन वो तो लेते नहीं है, क्या GOC तो ले नहीं रहे ना बेटा। तो संडे वाले दिन
आपको मैसेज पहुंचने वाला होगा या पहुंच गया होगा 5 to 7 में, 5 से 7 बजे, 5 से 7 के बीच में अपन कौन सी क्लास लेंगे? विलियन चैप्टर की डाउट क्लासेस करेंगे। तो आप लोग तैयार रहें, ठीक है? कोई भी बात पूछने के लिए तैयार रहें। यूट्यूब पर ही लाइव क्लासेस लूंगा मैं, ठीक है ना? तो आप अपने क्वेश्चन को प्रिंट कर सकते हैं, कोई बात हो तो उसको पूछ सकते हैं डाउट सेक्शन को, ठीक है? चलिए, तो वो सवाल ये था कि 1 मोल, क्वेश्चन सुनिएगा बेटा उस पूरे को, 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव को Cr3 में बदलना था, ठीक है? को अपचयन कराने के लिए कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता होगी? तो इसकी रिएक्शन, अगर वैसे मैंने वहां शॉर्ट बनाई थी, अगर पूरी रिएक्शन बनाएंगे तो जैसे यहां बनाई थी वहां बना देंगे। Cr2O7 2 नेगेटिव, दूसरी तरफ लिखेंगे अपन Cr3। संतुलित करिए बेटा, अगर पूरी संतुलित करना ही है आपको तो, वैसे तो शॉर्ट ट्रिक से मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आज भी निकल आएगा, लेकिन पूरी करना ही है तो पहले अपन हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा अन्य तत्व के परमाणु को संतुलित करते हैं। इधर Cr कितने? 2, तो इधर 2 लगा देंगे, 2 Cr हो गए। ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए, जैसे यहां ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए H2 जोड़े गए थे, जिस साइड में ऑक्सीजन की कमी होती है उधर H2 जोड़ते हैं, ऐसा हमें मालूम है, ठीक है ना? तो H2 जोड़ देंगे, कितने बेटा? 7 H2O जोड़ देंगे, 7 H2O जोड़ देंगे। मोबाइल आ रहा है, मोबाइल देखना। 7 H2O जोड़ देंगे, ठीक है, क्योंकि 7 ऑक्सीजन है। अब हाइड्रोजन कितने हो गए? 7 दूनी 14। हाइड्रोजन को संतुलित करने के लिए H धनायन जोड़े जाते हैं, तो हमने 14 H धनायन जोड़ दिए, ठीक है ना? ये संतुलित, टोटली संतुलित कर रहा हूं मैं, आपको समझाने की वजह से कर रहा हूं। आपको अगर पूरा चाहते हो, आंसर तो हम शॉर्ट में निकाल सकते हैं बेटा, ठीक है? 14 H धनायन। अब ये अभिक्रिया सिर्फ और सिर्फ तत्व की दृष्टि से बैलेंस हो चुकी है, लेकिन आवेश की दृष्टि से बैलेंस नहीं है, जो करना जरूरी है, क्योंकि आवेश को बैलेंस करेंगे इलेक्ट्रॉन से, तभी अपन विद्युत आवेश कितना आवश्यक है उसकी जरूरत पड़ेगी वो निकाल पाएंगे, ठीक है ना? अब देखिए, 14 धनायन और 2 ऋणायन मिलकर कितने हो जाएंगे? 12 धनायन। इधर कितने धनायन हो रहे हैं? 12 धनायन। इधर कितने? 6। 12 इधर ज्यादा है, इधर कम है। धनायन इधर ज्यादा है, इधर कम है। धनायन को कम कैसे किया जाएगा? कम क्यों करना है? क्योंकि इधर 6 धनायन है, तो इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे, इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है तो धनायन कम होगा बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे? 6। बात बैठी दिमाग में? कितने इलेक्ट्रॉन जोड़ देंगे? 6। अगर आंसर के तौर पर कहा जाए तो यह आंसर आ चुका है। मैंने पिछले मॉड्यूल में यह बताया था कि इसके ऊपर, ध्यान से सुनिए, उस मॉड्यूल को अगर निकालेंगे तो आपको दिमाग में आएगी, प्रति Cr पर इसके Cr का ऑक्सीकरण अंक होता है प्लस के 6 और ये प्लस 3 है, तो मैंने 1 Cr के लिए आवेश बोल दिया था वहां, प्रति Cr के लिए, ठीक है ना? लेकिन हमारा आंसर क्वेश्चन ये था 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव को, तो 1 मोल का मतलब ये पूरा 1 हो गया, और पूरे 1 का मतलब पूरी रिएक्शन अगर ये संतुलित की जाए, ये 1 मोल ही तो है ये बेटा, और 1 मोल पूरा अगर ये है तो कितने इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश की आवश्यकता पड़ रही? तो आप कहोगे 6 मोल इलेक्ट्रॉन, है कि नहीं? और 6 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 6 गुणा 96,500 कूलाम, यानी अगर आंसर फैराडे में अगर देना है जो आप दे सकते थे तो 6 फैराडे ये आंसर होगा। मैंने वहां 3 फैराडे क्यों बोला था, या 3 गुणा 96,500 कूलाम या 3 मोल इलेक्ट्रॉन क्यों बोला था? वहां प्रति Cr का बोल रहा था। अगर 1 मोल मैंने आपको क्वेश्चन में 1 मोल दिया है, आपको 1 मोल लगाने का मतलब हो गया पूरा 1 हो गया, तो आप इसका आंसर ऐसे नहीं, ठीक है ना? फिर भी कोई डाउट हो तो बिल्कुल पूछिएगा। तो इस तरह से अपन उन सवालों को पूरा कर सकते हैं। तो ये एक डायग्राम मैंने बनाया है, ठीक है ना? क्योंकि चलते हुए मैं डायग्राम बनाता थोड़ा समय लगता है, ठीक है ना? इसलिए मैं डायग्राम बनाने के बाद आपके सामने हूं। इस डायग्राम को पहले बेटा अपने दिमाग में भरिए। हालांकि डायग्राम बनाने के लिए रफ कॉपी में बना लेना, अपना बनाना चाहिए आपको, लेकिन इससे अपन एक मैसेज निकालेंगे, और जो मैसेज, जो संदेश, जो तरीका, जो नियम बनेगा, वो नियम हमारे लिए फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम होगा। जैसा मेरी आदत है, मैं कभी भी नियम पहले नहीं बताता, मैं आपको उसे प्रूव करता हूं, पहले प्रूव करता हूं जो फैराडे ने उस नियम को देने से पहले प्रूव किया होगा। हम नियम पढ़कर इधर देखेंगे तो ये तो गलत तरीका हो गया ना। हम उसने किस बेस पर ये नियम दिया उसे प्रूव करने जा रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आप बोर्ड पर 3 पात्र देख रहे हैं, पात्र, ठीक है, विद्युत अपनी पात्र 1, जिसमें जिंक सल्फेट का जली विलयन भरा गया। एक्वस का मतलब होता है AQ यानी जली विलयन, ठीक है ना? जिंक सल्फेट का जली विलयन इस पात्र में भरा गया है। दूसरे पात्र में बेटा कॉपर सल्फेट का विलयन भरा गया है। तीसरे पात्र में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन भरा गया, और इनको इस तरह से जोड़ दिया गया है।
ठीक है। और जोड़ने के बाद इन तीनों पात्रों में दो दो इलेक्ट्रोड जोड़ लगे जो देख रहे हैं अपन, ठीक है, दिख रहा है आपको। और इसे जोड़ दिया गया है विद्युत के स्रोत से, एक ही बैटरी से जोड़ दिया है बेटा, एक ही बैटरी से इसको जोड़ दिया गया है। एक ही बैटरी से जोड़ने का अर्थ यहां समझिएगा, इस जगह शब्द इस्तेमाल करेंगे समान आवेश की विद्युत प्रवाहित क्रिया, यानी एक ही बैटरी के स्रोत से। इससे पहले फैराडे के नियम के मुताबिक हमने बात की तो एक ही पात्रता, एक ही पात्र के दो इलेक्ट्रोड और बैटरी जोड़ दी गई थी, राइट। यहां क्या किया, उस एक बैटरी से, एक विद्युत के स्रोत से हमने तीन पात्रों को जोड़ दिया। आप एक से ज्यादा को जोड़ना है, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं, ठीक है ना। ये कौन है कि सर ये विद्युत अपघट्य पदार्थ है, समान आवेश की विद्युत प्रवाहित की जा रही है इन भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों में। अब आप देखिए जिंक सल्फेट के जलीय विलयन में जब आवेश मतलब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया होगी तो जिंक सल्फेट का जो जिंक आयन है, जिंक सल्फेट का जो जिंक आयन है, यानी ये जिंक आयन है, ये कैथोड की तरफ गमन करेगा। एनोड कैथोड तो समझ में आ रही है। बैटरी के धनावेश सिरे से जिसको जोड़ा गया उस पर धनावेश होगा, उसकी ओर ऋणायन गमन करेंगे। ऋणायन को इंग्लिश में एनायन कहते हैं तो इसका नाम होगा एनोड, राइट। इधर धनायन सॉरी इसको इसकी तरफ धनायन गमन करेंगे कैथोड की तरफ, राइट। धनायन गमन करेंगे मतलब कौन सी क्रिया होगी कि सर अपचयन की क्रिया होगी। तो कैथोड पर बेटा कौन सी क्रिया होती है, तो आपका जवाब होगा अपचयन क्रिया होती। अपचयन क्रिया किसको कहते हैं, वह प्रक्रिया जिसमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं, तो अपचयन क्रिया हो रही है। तो जिंक सल्फेट का जिंक आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके जिंक में अपचयित हो जाएगा, राइट। Zn 2 धनायन प्लस 2 नेगेटिव इज इक्वल टू Zn। ये रासायनिक क्रिया इस पात्र में कैथोड पर हो रही है, राइट। ऐसे ही आ जाओ कॉपर सल्फेट का जलीय विलयन, ये वाली रासायनिक क्रिया कॉपर 2 धनायन, कॉपर सल्फेट के कॉपर आयन कैथोड की तरफ गमन करते हैं और कॉपर के रूप में वहां अपचयित निक्षेपित जमा हो जाते हैं। तो रिएक्शन ये होगी कॉपर 2 धनायन प्लस 2 नेगेटिव एरो के बाद कॉपर, इसमें ये रिएक्शन हो रही है कैथोड पर, इसमें ये रिएक्शन हो रही है कैथोड पर, इसमें ये रिएक्शन हो रही है, इसमें सिल्वर नाइट्रेट भरा गया है। तो AgNO3 का कौन, Ag धनायन, राइट। Ag धनायन AgNO3 का कैथोड की ओर गमन करेगा और ये रिएक्शन होगी Ag धनायन प्लस C नेगेटिव इज इक्वल टू Ag। तो ये तीनों रासायनिक क्रियाएं इन कैथोड पर विभिन्न पात्रों में हो रही हैं, ठीक है। अब आप क्या जानते हैं, आपको पहले से एक जानकारी मालूम है। क्या जानकारी मालूम है आपको, यह मालूम है कि अगर यहां ध्यान से समझना, अगर यहां 96,500 कूलाम यानी 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर है, ये तो इतना जानते हैं, यानी 1 फैराडे, राइट। इतना आवेश प्रवाहित किया जाता है तो अपन ने पढ़ा है कि 96,500 कूलाम, ठीक है ना। अगर मैं हट जाता हूं यहां से, आप चित्र की तरफ देखते जाइए, 96,500 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित किया जाता है। तो क्या जानते हैं अपन, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के बराबर होती है। यदि बेटा यहां से 96,500 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होता, विद्युत के स्रोत से 96,500 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित होता, ठीक है, तो क्या होता कि सर जिंक का कितना जमा होता, तुल्यांकी भार के बराबर। जिंक का तुल्यांकी भार क्या होता है, E बराबर परमाणु भार 65, 2 का भाग लगाएंगे आवेश की दृष्टि से, तो ये होता 32.5 ग्राम जमा होता। कितना जमा होता, लेकिन कब, जब इतना प्रवाहित किया जाता। तो जानते हैं अपन ये कितना जमा होता कि सर ये जमा होता 31.75। कॉपर का तुल्यांकी भार कितना होता है बेटा, कॉपर का तुल्यांकी भार होता है 31.75 होता है, ठीक है। 31.75 कैसे होता है, 63.5 परमाणु भार होता है, संयोजकता 2 होती है, भाग 2 लगाने पर आ जाएगा। सिल्वर कितना जमा होगा बेटा, 108, ये इसका तुल्यांकी भार होता है 108। ये इस बात को अपन अच्छा अगर रासायनिक क्रिया से कहते हैं, आपके दिमाग में यहां कंफ्यूजन हो रहा होगा क्या कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर इस रिएक्शन को अगर पढ़ा जाए तो ये 1 मोल जिंक है, कितना है, 1 मोल जिंक। बात समझ में आ रही है, 1 मोल जिंक, 1 मोल जिंक के लिए, 1 मोल जिंक का मतलब होता है 65 ग्राम। सुनो समझो ध्यान से, 1 मोल जिंक का मतलब होता है 65 ग्राम, लेकिन 65 ग्राम के लिए कितने, 2 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो 32.5 65 का आधा हो गया, तो कितना कहोगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। वही तो मैं बता रहा हूं आपको। तो 96,500 कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित करेंगे तो जिंक जमा होगा उसके तुल्यांकी भार के बराबर, कॉपर जमा होगा उसके तुल्यांकी भार के बराबर, सिल्वर जमा होगा उसके तुल्यांकी भार के बराबर, यानी 108 ग्राम।
अच्छा, अगर मैं एक जीरो यहां से काट देता हूं और मैं कह रहा हूं 9650 केवल, कितना 9650, राइट? तो ये कितना ये कितना जमा होगा? तो आप कहोगे 3.25 ग्राम, 10वां भाग, 32.5 का 10वां भाग, राइट? ये इसका तुल्यांकी भार नहीं है, तुल्यांकी भार हो भी नहीं सकता, क्योंकि तुल्यांकी भार के बराबर तो तब होता जब 96,500 कूलम होता। इज दैट क्लियर? यहां आ जाओ, यहां कहोगे आप कितना? 3.175 ग्राम जमा होगा सर, बात आ रही दिमाग में? यहां कितना कहोगे कि सर 10.8 ग्राम जमा होगा, 10वां भाग। इसी तरह से एक जीरो और काट दूं तो आप कहोगे सर देखो 0.325 ग्राम जमा होगा। बात समझ में आ रही है? ये कितना जमा होगा? 0.3175 ग्राम जमा होगा। ओके, ये कितना जमा होगा? 1.08 ग्राम जमा होगा। बात आ रही है दिमाग में आपके? और अगर मैं ये कहता हूं बेटा कि एक कूलाम, सिर्फ एक कूलाम जो आप जानते हैं, एक कूलाम Q बराबर अगर एक कूलाम प्रवाहित किया जाता है तो जेड के बराबर जमा होती है। जेड को ही तो कहते हैं अपन, मतलब उसके तुल्यांकी भार का 96,500। फॉर्मूला में मालूम है कि नहीं बेटा? हमने पढ़ा था, जेड बराबर होता है E बटे 96,500, होता है कि नहीं? जेड बराबर होता है E बटे 96,500, बताया गया था आपको। जेड क्या चीज है? विद्युत रासायनिक तुल्यांक। फैराडे के प्रथम नियम में ये स्थिरांक आया था, विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ये क्या होता है कि सर एक कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित करने से जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा को विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहते हैं, राइट? तो अगर एक कूलाम प्रवाहित किया जाता तो आप क्या कहते? तुल्यांकी भार बटे 96,500, यानी 32.5 बटे 96,500। ये क्या होता है? ग्राम प्रति कूलाम। ये इसका जेड होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक, जो फैराडे के प्रथम नियम पढ़ा था। इसकी बात करें तो आपको कि सर ये होगा जेड बराबर 31.75 बटे 96,500 ग्राम प्रति कूलाम। बैटरी को उस दिमाग में बात किया नहीं बेटा? ये होगा। मैं आपको निष्कर्ष निकाल रहा हूं, फैराडे का नियम डायरेक्ट नहीं बता रहा, मैं आपको निष्कर्ष निकाल रहा हूं। बस ये समझ में आ गया, फैराडे का नियम समझ में आ गया। ओके, चलिए, इसका होगा जेड बराबर कितना बेटा? जेड बराबर इसका होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मतलब एक कूलाम विद्युत आवेश प्रवाहित करने से जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा, अर्थात 108 बटे 96,500। पिछले वीडियो नंबर 2 को भी देख सकते हैं, उसमें समझाया गया था, राइट? इससे क्या निष्कर्ष निकाला? इससे यह निष्कर्ष निकाला कि भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के, ये नियम तो बन जाएगा हमारा, फैराडे के प्रथम नियम को अपन इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके 3 लाइन लिखनी है, लेकिन वो नियम क्या है कि सर जब भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य ZnSO4 विद्युत अपघट्य, कॉपर सल्फेट विद्युत अपघट्य AgNO3 के विलयन में समान आवेश की विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा, इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तुल्यांकी भार के बराबर नहीं कह रहा, तुल्यांकी भार के बराबर तो तब कहूंगा जब 96,500 कूलाम प्रवाहित किए जाएंगे, पर मैं ये कह सकता हूं उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। तुल्यांकी भार की जगह आप इस्तेमाल कर सकते हैं रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती। रासायनिक तुल्यांक बराबर तुल्यांकी भार कह सकते हैं। यह फैराडे का द्वितीय नियम है। क्या नियम है? अगर मैं यहां लिखूं, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में विभिन्न, ये अलग अलग है, देखो, विद्युत अपघट्यों के विलयनों में, विभिन्न विद्युत अपघट्यों के विलयनों में समान आवेश की विद्युत प्रवाहित करने पर, समान आवेश की विद्युत प्रवाहित यानी वही विद्युत अपघटन हो रहा है, विद्युत प्रवाहित करने पर जमा होने वाली का मतलब किसी इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा को अपन W से प्रदर्शित कर रहे हैं या M से कर सकते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी W, राइट? उसके यानी उस पदार्थ के, उसके मतलब मैंने और क्लियर कर दिया, उस पदार्थ के तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है। बराबर नहीं कह रहा बेटा मैं, तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, यानी रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती, ये कह सकते हैं, समानुपाती होती है। बेटी कुछ दिमाग में बात की नहीं बेटा? तो इस बेस पर कैसे होती है दिख रहा है आपको। अगर मुझे 32.5 ग्राम जमा कराना है जिंक, 31.75 जमा कराना है कॉपर और 108 ग्राम जमा कराना है सिल्वर इन विद्युत अपघट्यों में, तो मुझे कितना पास करना पड़ेगा? 96,500,
राइट, जो कि उसके तुल्यांकी भार के बराबर है। तो तुल्यांकी भार के बराबर अगर जमा करनी है आपको पदार्थ की मात्रा, तो भार के बराबर जमा करनी है तो आपको 96,500 कूलम प्रोवाइड करना पड़ेगा। अगर आपने ये अगर 9,650 जो इसका 10वां भाग होगा तो इसका भी 10वां भाग प्राप्त होगा, जमा होगा। समझ में आ रही बात? चलिए, तो W समानुपाती E बैठी दिमाग में, W पदार्थ की जमा होने वाली मात्रा किसी इलेक्ट्रोड पर, E उसका तुल्यांकी भार है। अब W समानुपाती E, आगे बढ़े हम लोग इस बात को। अगर मैं कह रहा हूं दो विद्युत अपघट्टे उनमें समान आवेश की प्रवाहित की जाती है, तो फॉर्मूला बन जाएगा W1 समानुपाती E1 हो जाएगा, तथा दूसरा हो जाएगा W2 समानुपाती E2 हो जाएगा ना, W1 समानुपाती E1 तथा W2 समानुपाती E2। इज दैट क्लियर? अब इसको अपन अगर सॉल्व करेंगे तो यहां जो समानुपातिक स्थिरांक आएगा बेटा, यहां जो समानुपातिक स्थिरांक आएगा वो दोनों में बराबर आएगा, राइट। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं बेटा कि सर आप लिख सकते हो W1 बटे W2 बराबर E1 बटे E2। कर सकते हैं कि नहीं अपन? देखो, सोचो, दिमाग लगाओ फटाफट। समीकरण नंबर 1 क्या लगा सकते हैं? यहां का समानुपातिक स्थिरांक हटाएंगे तो ये समानुपातिक स्थिरांक हटाने पर जो स्थिरांक आएगा वो स्थिरांक यहां भी वही आएगा। वो आने का मतलब जब मैं इसमें इसका भाग लगवाऊंगा तो वो कट जाएंगे आपस में, तो क्या बचा? W1 के नीचे W2, E1 के नीचे E2, राइट। अब आती है दूसरी बात, तो इससे हम लोग सवाल कर सकते हैं। अगर मैंने ये 1 लिखा है, अगर मुझे मालूम चल जाएगा बेटा कि ये जिंक और कॉपर की बात कर रहे हैं, तो मैं ये लिखूंगा W के आधार पर Zn और E के आधार पर Zn, राइट। मतलब जिंक की जमा होने वाली मात्रा, जिंक का तुल्यांकी भार। दूसरा है कॉपर सल्फेट, कॉपर का भार बटे कॉपर E बटे Cu, यानी 2 की जगह मैं वो पदार्थ लिख सकता हूं। बात आ रही दिमाग में? ऐसी हमें फैराडे का प्रथम नियम मालूम है। फैराडे का प्रथम नियम क्या कहता है बेटा? फैराडे का प्रथम नियम कहता है आपसे क्या? फैराडे का प्रथम नियम कहता है W समानुपाती को भी हटा दो, ZQ होता है। अब चूंकि Q समान का मतलब Q समान आवेश, 2 या 2 से ज्यादा विभिन्न विद्युत अपघट्टों का मतलब 2 या 2 से अधिक, ठीक है ना। तो अगर मैं 2 विद्युत अपघट्टों के लिए लियूं तो ये फैराडे का प्रथम नियम जो लिखा है मैंने, प्रथम नियम, ठीक है, याद आ रहा है? W समानुपाती Q बोला गया था प्रथम नियम। तो इसको क्या लिख लूंगा मैं? W1 बराबर Z1Q। क्यों नहीं बदल रहा? क्योंकि जितना Q इसका होगा उतना मतलब समान आवेश विद्युत प्रवाहित किया जा रहा है, राइट। तो Q को नहीं बदलेंगे। W1 जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा, Z1 उस पदार्थ का विद्युत रासायनिक तुल्यांक, ओके। इसी तरह से मैं लिखूंगा दूसरा सेकंड के लिए W2 बराबर Z2Q। देखो जरा, W2 बराबर Z2Q, ओके। अब इन दोनों को सॉल्व किया जाए तो ये हो जाएगा बेटा W1 बटे W2 बराबर, अब Q से Q कट जाएगा तो क्या बचा? Z1 बटे Z2 बचा। ये समीकरण 2 हो गया। अब अगर आप समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर दें तो क्या लिख सकते हैं आप लोग? क्या लिख सकते हैं बेटा बताइए? कि सर देखो LHS बराबर है तो RHS बराबर होंगे, तो आप क्या कर सकते हो इसकी जगह? बताइए, आप इसकी जगह क्या कर सकते हैं? तो आप लिख सकते हो बेटा समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर अगर मैं यहां बना दूं, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो कि सर E1 बटे E2 बराबर हो जाएगा Z1 बटे Z2, कह दोगे कि नहीं? और इससे अपन समीकरण 1 2 की तुलना करने पर ये मटेरियल आ गया, इससे अगर अपन बनाए तो ये आ जाएगा E समानुपाती Z, क्या आ जाएगा? और समानुपाती का चिन्ह अगर मैं यहां से हटाता हूं, देखो E समानुपाती Z, अगर आप इस फॉर्मूले को भी देखेंगे तो आपको समझ में आना चाहिए। क्या समझ में आना चाहिए कि सर देखो E बराबर होगा 96,500 Z होगा, और 96,500 क्या होता है? एक स्थिर मान है। क्या मान है? स्थिर। तो अपन लिख सकते हैं ना E समानुपाती Z। आ गया वही बात बेटा, देखो E समानुपाती Z, यानी किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी पदार्थ का तुल्यांकी भार उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के समानुपाती होता है। बैठी दिमाग में? अलग अलग विद्युत अपघट्ट थे, समान आवेश की विद्युत प्रवाहित की गई, इसमें ये भरा है, इसमें ये भरा है, इसमें ये भरा है। कैथोड पर जमा होने वाला, कैथोड पर जो क्रिया हो रही है वो ये हो रही है, जिंक जमा होगा, इसमें अगर कॉपर है तो कॉपर जमा होगा, इसमें सिल्वर है तो सिल्वर जमा होगा। कितना कितना जमा होगा? डिपेंडिंग ऑन, किस पर डिपेंड करेगा? कितने विद्युत आवेश की आवश्यकता, कितना विद्युत
आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, ठीक है ना, कितना आवेश प्रवाहित किया जा रहा है, कितनी विद्युत प्रवाहित की जा रही है। अगर 96,500 कूलम किया जाएगा तो आप ये पहले से ही मालूम थे कि तुल्यांकी भार के बराबर होता है। उससे उसका 10 भाग एक जीरो काट दो तो यहां की एक जीरो यानी उसका भी 10 भाग बना देंगे। इससे अपन ने क्या मैसेज निकाला कि अलग अलग जब दो या दो से अधिक विभिन्न विद्युत अपघट्टों के विलयनों में समान आवेश की विद्युत प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोड पर जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा यानी डब्ल्यू उसके तुल्यांकी भार के समानुपाती होती है, डब्ल्यू समानुपाती ई। आ रही बात समझ में? इसी पर आधारित हमारे आगे के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। तो फटाफट अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लो बेटा, ठीक है, फटाफट स्क्रीनशॉट लो क्योंकि मुझे अब इस पर आधारित न्यूमेरिकल कराना है, ठीक है, फटाफट नोट करो, इसका न्यूमेरिकल कराना है ताकि आप इस क्वेश्चन को सही ढंग से समझ सकें बेटा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ही ले लो, ठीक है, या वीडियो को बार बार बनाकर अपनी रफ कॉपी पर ये डायग्राम बनाकर अपने आप को समझाने का प्रयास करना, ठीक है, हटाना पड़ेगा, राइट, ठीक। अब मैं आपको अगर ये एक सवाल देता हूं, एक सवाल आपको दिया गया था, देखिएगा आपकी किताब में आपको जो नोट्स में जो सवाल दिया गया था वो सवाल क्या है। वो सवाल है बेटा, वो सवाल आपको जो दिया गया है फैराडे के विद्युत अपघटन का द्वितीय नियम पर आधारित सवाल जो दिया गया है वो सवाल है कि अब देखिए मैंने आपको जो सवाल दिया 3 विद्युत अपनी सेल है, ठीक है ना। पहले तो मैंने इसको इरेज किया, यहां से साफ कर देता हूं बेटा, ठीक है ना, क्योंकि जब ये हटाऊंगा तभी आप सवाल को समझोगे कि नहीं, ठीक है ना। चलिए, यहां जो सवाल दिया गया है उस सवाल में यह कहा गया है कि 3 विद्युत अपघटनी पात्र हैं, उसमें विद्युत प्रवाहित की जा रही है, लेकिन वो क्रम जो दे रहा है, अच्छा इसमें क्रम का ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे मैंने यहां जो लिए गए थे उसमें पहले में ZnSO4, दूसरे में कॉपर सल्फेट, तीसरे में सिल्वर नाइट्रेट है, लेकिन सवाल में वो जो दे रहा है वो सवाल की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि पहले वाले में हमने ZnSO4 भरा है, दूसरे वाले में हमने AgNO3 भरा है और तीसरे में कॉपर सल्फेट भरा है, ठीक है ना। वो जैसा कह रहा है फिर क्रम वो वाला आएगा, वो तो हम चाहे जिसको जैसे लिख सकते हैं लेकिन सवाल के मुताबिक ही है। ये भरा है, ठीक है ना, विद्युत जिन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया यानी इसी तरह से, और 1.5 एम्पियर की धारा आई बराबर दे रहा है, वो 1.5 अगर कहीं जरूरत पड़ेगी तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा, एम्पियर की धारा, राइट। तो हमें मालूम है इसमें होने वाली क्रिया का मतलब मालूम है, हमें जिंक जमा होगा तो हम कहेंगे WZN बराबर कितना होगा, WAG बराबर कितना होगा बेटा, और WCU बराबर कितना होगा। अब इनमें से एक हमें मान दिया गया है, एक का मान दिया गया है, वो कह रहा है कि अगर 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित की गई तो कैथोड पर चांदी जमा होती है 1.45 ग्राम, ये दे रहा है 1.45 ग्राम चांदी जमा होती है। बाकी कितना जमा होगा, कॉपर कितना जमा होगा, जिंक कितना जमा होगा, 1.5 एम्पियर की धारा को प्रवाहित करने पर चांदी इतना जमा होती है, जिंक कॉपर कितना होगा, जिंक कितना होगा, ये निकालना है। दूसरा वो कह रहा है कि कितने समय तक विद्युत प्रवाहित करनी पड़ेगी, यानी टी बराबर भी निकालना है आपको, टी बराबर भी क्वेश्चन मार्क ये भी निकालना है आपको। बात आ रही समझ में? तो ये चूंकि 2 से ज्यादा मतलब 1 से ज्यादा विद्युत अपनी दिए गए तो अपन करेंगे क्या, अपन को फैराडे के विद्युत अपघटन का बेटा द्वितीय नियम याद रखना होगा जो आपके सामने है। ये ध्यान रखना आपको, क्रम जो दिया गया आप फिर उस क्रम में, अगर वो कहता कॉपर सल्फेट को पहले कहता, जिंक सल्फेट को बाद में कहता, तो आप उस क्रम में लिखते बेटा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आपको चूंकि फैराडे का जो द्वितीय नियम है बेटा वो W समानुपाती E यानी ये वाला फॉर्मूला, राइट। तो अगर मैं इसकी बात करूं तो हमें ZN का तुल्यांकी बार के सर ये तो सब मालूम होता है हम लोगों को, ये थोड़ा ना हम भूलेंगे। ECU कॉपर का ये होगा 31.75 बेटा, AG का होता है 108 सॉरी, और ZN का होता है 32.5 होता है तुल्यांकी बार, राइट। अब सवाल ये कहता है कि पहले आप इन दोनों की तुलना कर लो, इन दोनों की तुलना करने का मतलब इसको 1 इसको 2 कहें, और चूंकि 1 और 2 हमारे पास क्लियर है कि वो जिंक और AG है तो फॉर्मूला बन जाएगा फैराडे के द्वितीय नियम से, तो फॉर्मूला बन जाएगा WZN जिसको अपन 1 कह रहे थे वो लिख देंगे WAG, ठीक है ना। 1 और 2 की तुलना कर लो, बराबर EZN बटे ECU, ठीक है। जिंक का भार, सिल्वर का भार, जिंक का तुल्यांकी भार, कॉपर का तुल्यांकी भार, ये आपको मालूम है, ये आपको मालूम है, सिल्वर का तुल्यांकी जिंक सिल्वर कितना जमा होता है ये मालूम है, तो आप WZN निकाल सकते हैं ना WZN। तो WZN बराबर हो जाएगा, WZN बराबर हो जाएगा, इसको क्रॉस में ले जाओ तो EZN बटे EZN WAG
बटे आ जाएगा आपका क्या बेटा, ECU, राइट। EZN मालूम है 32.5 तुल्यांकी भार होता है। WAG सवाल में दिया गया था 1.45, ठीक है। कॉपर का तुल्यांकी भार जानते 1.75, सॉल्व करिए, WZN निकल आएगा। सॉल्व आपको करना है, गुणा भाग आप करिए, मैंने किया हुआ आपको दे दिया है, आंसर निकल आएगा। अपन इसमें उलझने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, इसमें टाइम वेस्टेज नहीं कर रहे। सॉल्व करिए, गुणा भाग करिए, सॉल्व करने पर जिंक कितना जमा होगा, पहला क्वेश्चन पूछा गया था जिंक कितना जमा होगा, इस तरह से निकाल सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन यह भी पूछा गया कॉपर कितना जमा होगा। अब इसको निकालने के लिए आप चाहो तो इन दोनों की भी तुलना कर सकते हैं, अच्छा इसके बेसिस पर भी निकाल सकते हैं, करके भी देखिएगा आप, राइट। चलिए, तो इन दोनों में अगर तुलना कर रहे हैं तो फॉर्मूला बनेगा वो इसी तरह से WAG बटे WCU बराबर EAG बटे ECU, ठीक है। ECU हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है कॉपर का बार, WCU निकालना है। तो यह लगाकर मैंने लिख दिया जगह के वजह से WCU बराबर WCU, ये इधर चला जाएगा तो इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, इसका भाग दे दो, तो ये होगा WAG गुणा ECU बटे हो जाएगा बेटा EAG, हो जाएगा। मान लगा दो बेटा, AG कितना जमा हो रहा है 1.45 ग्राम, यस 1.45 ग्राम गुणा ECU कितना होता है 31.75, ये हमें मालूम है। EAG कितना होता है 108, फटाफट करिए बेटा, करो गुणा भाग करिए, आज आ गया आंसर, ये आ गया आपका ग्रामों में, ये वजन आ गया। बैठी कुछ दिमाग में, ग्रामों में क्यों आएगा, 31.75 और 108 क्या होता है, तुल्यांकी भार, ये भी है तुल्यांकी भार का मात्रा, इसका भी तुल्यांकी भार का मात्रा, वो कट जाएंगे, 1.45 ग्राम का ग्राम लिखा होगा वो ग्रामों में आ जाएगा। दोनों निकल आया, कोई दिक्कत बेटा इसमें बताइए, परेशानी बताइए मुझे, ओके। अब वो कितने समय तक प्रवाहित करनी पड़ेगी, इस सवाल को अपन करने जा रहे हैं, तो इस सवाल को मैं उस साइड में कर रहा हूं बेटा, ठीक है। समझ में आया फैराडे के विद्युत अपठन के द्वितीय नियम पर आधारित तरीका, राइट। अब मैं आपको यहां कितने समय तक प्रवाहित करनी है ये निकालने की बात कर रहा हूं। तो आपको क्या जानकारी है, आपको जो जानकारी है आप किसके आधार पर निकाल सकते हैं। एक फॉर्मूला तो होता है समय निकालने के लिए, Q बराबर IT, Q बराबर I इंटू T, ठीक है। I तो मालूम है पर Q के बारे में जानकारी नहीं है, हालांकि एक तरीका है उससे भी निकाल सकते हैं, पर मैं आपको ऐसे तरीके से बता रहा हूं जो आपके दिमाग में तुरंत बैठ जाए, ठीक है ना। फॉर्मूला होता था, आपको याद होना चाहिए, W बराबर ZIT और Z बराबर ZQ और Q बराबर ये है, तो फॉर्मूला बन गया था W बराबर EI इंटू T बटे 96,500। अब ध्यान से आपको समझना क्या है, ध्यान से यह समझना है कि आप जिसका W लगाओ, क्योंकि W हमें मालूम है जमा होने वाली पदार्थ की मात्रा, उसी का E लगाओ। I हमें दे रहा है 1.5, तो आप T निकाल सकते हैं, नहीं समझे। W जिसका लगाओ, मैंने मान के चलो कह दिया WZN बराबर, तो आप EZN लगाएंगे यहां पर इंटू I इंटू T, बात समझ में आई, गुणा 96,500। अगर आप सिल्वर के बेसिस पर निकाल रहे हैं तो WAG EAG आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, एनी प्रॉब्लम, ठीक है। कॉपर के वजह से निकाल रहे हैं तो कॉपर, अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब तो T निकालना है तो T बराबर हो जाएगा बेटा WZN गुणा 96,500 बटे EZN गुणा I। नहीं आई समझ में बात। WZN कितना था, जिंक हमने यहां निकाला था, ये वाली मात्रा निकालनी है। अगर मेरे पास अगर वो निकला हुआ रखा है तो मैं उसकी अगर वैल्यू बता दूं WZN की बेटा, WZN की वैल्यू निकली थी हमारी, WZN की वैल्यू निकली थी 0.43, ठीक है 0.43। और भी आगे अंक हो सकते हैं, दशमलव के इतने अंकों तक लेना है। WZN 96,500 ये लिखा आपने बेटा, और EZN आप जानते हो 32.5 और I कितनी कह रहा है 1.5 एम्पियर। T सेकंड में ये मान निकलेगा, जितना भी ये मान निकलेगा वो सेकंड में निकलेगा, ठीक है बेटा। और वो आंसर होगा, अगर मेरे पास अगर निकला हुआ रखा है तो 863.7, कितना बेटा 863.7। आप गुणा भाग खुद करके देखिए ना, सर की क्यों मान रहे हो, खुद करो गुणा भाग। ऐसे ही अगर आप क्या कर सकते हैं, एजी के बेसिस पर, हमको तो किसी से भी निकालना, किसी एक से निकाल लो, सिल्वर से निकाल लो, कॉपर से निकाल लो। मैं आपको बता रहा हूं कि अपनी कहना चाहिए उसके लिए, सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा कर सकते। सवाल समझ में आया आप लोगों को। कोई बात अगर है तो उसको नोट करिएगा, सर से फोन करके पूछ सकते हैं आप लोग, ठीक है। और जब हम, जैसे मैंने आपको बताया कि इस बार आगे जो संडे आ रहा है हमारा, इसमें तो मैं आपको सॉल्यूशन का
डाउट सेशन रखेंगे और आगे के दिनों में जब हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा तो उसमें भी अपन ये बात करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, ठीक, तो ये बात नोट करिए। हाँ, एक और बात मैं आपसे कह रहा हूं, नोट्स जो जा रहे हैं वो थोड़े आगे के भी जा रहे हैं, इसलिए इस मॉड्यूल को हम एक नाम दे रहे हैं। ये मॉड्यूल आपका 4 जरूर है, लेकिन नोट्स आपको जो जा रहे हैं वो 4थे मॉड्यूल के भी हैं और 5वें मॉड्यूल के भी हैं। ओके, तो 5वें मॉड्यूल में मैं आपको नोट्स नहीं भेजूंगा, राइट, ये आप इतना ध्यान रखिएगा। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपन अगले वीडियो की तरफ। मस्त रहो, पढ़ते रहो, प्रॉब्लम है तो सर है ना, मैं हूं ना। ओके बेटा, ठीक।